हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि फेफड़ों की रचना गैसीय आदान प्रदान के लिए उपयुक्त होती है। चित्र द्वारा इसको समझाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी श्वसन तंत्र से। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो फेफड़ों की रचना है वो गैसीय आदान प्रदान के लिए उपयुक्त होती है। तो इसको हम चित्र के द्वारा किस प्रकार से समझा सकते हैं? तो हम यहाँ पर इस प्रकार से, ये हमारा नासाद्वार, ये हमारी मुख गुहा, और यदि हम इसको समझना चाहें तो यहाँ से जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु को लेते हैं तो वह श्वास नली से होती हुई श्वसनिका तक पहुंच जाती है। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो यह दो भिन्न भागों में अलग अलग फेफड़ों में चली जाती हैं। और फेफड़ों में जाने के बाद में यह हम यहाँ पर इसको एक इस प्रकार से समझा सकते हैं। यह हमारे फेफड़े हो जाएंगे। इस जगह पे हमारा हृदय होता है, इस वजह से ये थोड़ी सी संरचना इस प्रकार से लिए हुए होता है। और यहाँ पर हमारी फसलियां उपस्थित होती हैं जो हमें बाहर की तरफ से दिखाई भी देती हैं। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो यह प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक इस प्रकार से बटी हुई होती हैं। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक दोनों में ही इस प्रकार से ये बटा हुआ होता है। और इनका जो अंतिम भाग होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कुपिकाएं। दोनों जगह उपस्थित होती हैं जहां से वास्तविक गैसीय विनिमय होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये तो हमारा हो जाएगा नासाद्वार, ये हमारी हो जाएंगी श्वास नली। श्वास नली के बाद में हम बात करें तो ये हमारा कंठ, और कंठ के बाद में यदि हम बात करें तो ये हमारी ब्रोंकाई हो जाएंगी। ब्रोंकाई जो होती हैं वो अलग अलग भागों में विस्तृत हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है ब्रोंकीओल्स। और ब्रोंकीओल्स के बाद भी यदि हम बात करें तो जो इनका भाग होता है ये होता है हमारे पास में कुपिकाएं। और कुपिकाओं में क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान होगा, अर्थात O2 एवं CO2। हम इसको समझा सकते हैं, O2 एवं CO2 का आदान एवं प्रदान होता है। आदान एवं प्रदान होता है। यदि हम यहाँ पर देखना चाहें तो दोनों जो फेफड़े होते हैं वह यहाँ पर इस प्रकार की एक संरचना से जुड़े हुए होते हैं जिसे कहा जाता है डायफ्राम। डायफ्राम। जब हम इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी शरीर के अंदर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु को लेते हैं तो वो नासा द्वार से होती हुई श्वास नली में, और श्वास नली से होती हुई कंठ में, और कंठ से होती हुई वह हमारे शरीर के श्वसनी तक, और श्वसनी से होती हुई वह हमारी श्वसनिकाओं तक पहुंच जाती है। और श्वसनिकाओं तक पहुंचने के बाद में जो कुपिकाएं होती हैं, अब कुपिकाओं को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। कुपिकाओं में क्या होता है? कुपिकाओं की यह संरचना होती है इस प्रकार से। कुपिकाओं में जो ये वायु होती है ये इस प्रकार से बहती है, और वायु के अंदर होती है ऑक्सीजन। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होता है हमारे पास में रक्त, और रक्त में हमारे पास में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो ये क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जिसे अन्य भाषा में शुद्ध रक्त भी कहा जाता है। शुद्ध रक्त भी कहा जाता है। और यह शुद्ध रक्त हमारे पूरे शरीर के अंदर संचरित होता है, और इस प्रकार से गैसीय आदान प्रदान होता है। और ये हमारे फेफड़ों की, अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा श्वसन तंत्र है उसकी संरचना होती है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।